तो दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा सवाल पूछने वाला हूं जिस सवाल को सुनने के बाद आपको जो दिमाग है वो हिल जाएगा। क्या आप सोच सकते हो कि आज भी दुनिया में कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जिनके पास जीरो सोल्जर्स, जीरो टैंक्स, जीरो फाइटर जेट्स, ना नेवी, ना एयरफोर्स, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। मतलब एक ही वर्ड में यदि हम लोग बोलेंगे तो पूरे के पूरे जो मिलिट्री है वो नहीं है। और ये कोई फेल्ड कंट्रीज या फिर वार जोन नहीं है, ये पीसफुल, स्टेबल और प्रॉस्परियस कंट्रीज है जहां पर आज के टाइम पे भी जो लोग हैं वो पीसफुल और खुशी की जिंदगी जीते हैं। बचपन से हमें यही चीज़ सिखाया गया है या फिर यही बताया गया है कि जो कंट्री है यदि उसके पास आर्मी नहीं है तो वो जो कंट्री है वो तबाह हो जाएगी। और हमें यही सिखाया गया है कि जो पावर है वो आती है वेपन से और जो सेफ्टी है वो आती है सोल्जर से। और ये कॉमन बिलीफ है हम सबकी। लेकिन दुनिया में ये जो कंट्रीज है, ये जो पूरी थिंकिंग है, इसको गलत साबित करते हैं। और यदि एग्जाम्पल तौर पे ले तो कोस्टारिका एक ऐसा कंट्री है जो कि 1948 में अपनी जो आर्मी है उसे हटा दिया है और लगभग आज 75 साल से ज़्यादा हो गया है वो अपनी कंट्रीज को आराम से चला रहे हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम यही बात करेंगे कि जो कंट्रीज है अपने आर्मी को क्यों नहीं रखते हैं और इसके साथ साथ वो सेफ्टी के साथ कैसे रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यदि आपको लगता है कि दुनिया में ऐसे कुछ आइलैंड्स है जो कि अपने आर्मी को नहीं रखे हैं या फिर हटा दिया है तो आप बिल्कुल गलत है। दुनिया में लगभग 20 से भी ज़्यादा कंट्रीज है जिन्होंने अपनी जो मिलिट्री है उसे हटा दिया है या फिर कभी भी उनकी जो मिलिट्री सिस्टम है उसको बनाया भी नहीं है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं कोस्टारिका की। ये सेंट्रल अमेरिका में ये कंट्री है और लगभग यहाँ पर 5 मिलियन से भी ज़्यादा लोग रहते हैं। तो 1948 में क्या होता है कि यहाँ पर एक सिविल वॉर होता है और उसके बाद जो ये कंट्री रहता है वो अपनी मिलिट्री को हटा देता है और आज वो 75 साल से ज़्यादा टाइम से ये जो कंट्री है वहाँ पर जो लोग हैं वो बिना मिलिट्री का पीसफुल में जी रहे हैं। और कोस्टारिका में जो लोगों की ज़िंदगी है वो पीसफुल चल रही है और इसके साथ साथ वहाँ पर जो इकोनॉमी है वो ग्रो कर रही है। और उसके बाद बात करते हैं आइसलैंड की, जो कि एक नॉर्डिक कंट्री है और नाटो की फाउंडिंग मेंबर है और दुनिया का सबसे पीसफुल कंट्री में से एक है। लेकिन यदि उसकी आर्मी के बारे में बात करेंगे तो उसकी पर्सनल कोई भी आर्मी नहीं है, वो रिले करता है यानी कि डिपेंड करता है दूसरे की प्रोटेक्शन पे। और यदि हम लोग पनामा के बारे में बात करेंगे तो 1980 में वो भी अपनी जो आर्मी है उसको हटा दी थी और वो भी आइसलैंड के रास्ते में ही चल रहा है। और यूरोप के पास छोटे मोटे कंट्रीज है जैसे कि अंडोरा, लिंचेस्टीन, मोनाको, ये सब के पास जीरो मिलिट्री फोर्स है। और ये जो कंट्रीज है यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम है, लेकिन इनकी जो लोगों की जो जिंदगी है वो बहुत ज़्यादा पीसफुल और प्रॉस्परियस है। पैसिफिक ओशन में बहुत सारे आइलैंड्स है जैसे कि वनुआतु, समोआ, सोलोमोन आइलैंड, ये सब भी बिना आर्मी के अपनी जो सोवेनिटी है उसको मेंटेन कर रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग वाटिकन सिटी, जो कि दुनिया का सबसे छोटी देश है जहां पर लगभग 800 ही लोग रहते हैं। और इसे प्रोटेक्ट करने के लिए एक ही सेरेमोनियल स्विस गार्ड है जो कि जरूरत के टाइम पे ही वो जो सिक्योरिटी गार्ड का जो ड्रेस होता है उसे पहनता है। लेकिन यदि इसकी असली मिलिट्री के बारे में बात करेंगे तो इसकी जो मिलिट्री पावर है वो बिल्कुल जीरो है। ये जितने सारे कंट्रीज के बारे में अभी आपको मैंने बताया, ये जो कंट्रीज है वो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में है। इसके साथ साथ इनकी जो हिस्ट्री है वो अलग है और इनकी जो कल्चर है वो भी अलग है। और ऐसा कोई सिंगल रीजन नहीं है जिसकी वजह से ये लोग ऐसे डिसीजन को लिए हैं। लेकिन यदि इस मामले को हम लोग गहराई से देखेंगे तो कुछ जो पावरफुल पैटर्न होता है वो नजर आता है। और ये जो पैटर्न रहता है ये असली में हमें ये सिखाता है ये जो दुनिया होता है वो कैसे चलता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं वो ये सोचते हैं कि ये तो छोटे मोटे देश है जिसकी वजह से ये लोग बिना आर्मी का भी चले जाते हैं, लेकिन ये जो सोच है वो बिल्कुल गलत है। तो ये जो कंट्रीज है वो ये प्रूव कर रहे हैं कि बिना मिलिट्री की एक जो नेशन है वो स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, स्मार्ट पॉलिसीज और सही ज्योग्राफी के साथ सेफ रह सकती है। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी सवाल ये आता है कि ये जो कंट्रीज है वो इतने सालों से सर्वाइव कैसे कर रहे हैं, क्या उनके पास कुछ सीक्रेट फार्मूला है? तो इसके यदि जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे तो 5 ऐसे पावरफुल बोन्स है जिसकी वजह से ये जो कंट्रीज है वो इतने सालों से सेफ है। तो इसमें पहला रीजन आता है ज्योग्राफी। तो ये जो कंट्रीज होते हैं ये लोग सेफ रहने की जो पहले वजह होता है वो होती है उनकी लोकेशन, क्योंकि कुछ कंट्रीज ऐसे जगह पर रहते हैं जिस जगह को अटैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है या फिर बेकार है। तो यदि हम लोग मिसाल के तौर पर लेंगे तो वो कंट्री होता है आइसलैंड, क्योंकि ये जो आइसलैंड होता है वो नॉर्थ अटलांटिक ओशन में अकेला पड़ा हुआ है। और ये जो आइसलैंड है वो यूरोपियन कंट्री से लगभग 100 किलोमीटर दूर पड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसे अटैक करने के लिए बहुत बड़ी जो नावल फ्लीट है उसकी जरूरत पड़ेगा। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस ये है कि जो खर्चा है इसे अटैक करने के लिए बहुत ज़्यादा आएगा और इसके साथ साथ इसे अटैक करने के बाद जो प्रॉफिट रहेगा वो बिल्कुल जीरो रहेगा। और इसके बाद और एक कंट्री भी है जो कि है अंडोरा पायरेनिस, जो कि पहाड़ों के बीच में छुपा हुआ है फ्रांस और स्पेन के बीच में। तो ज्योग्राफी जो होता है उसे बदला नहीं जा सकता है, लेकिन ये जो ज्योग्राफी होता है ये बहुत बड़ी एक प्रोटेक्शन देता है। और इसके बाद आता है सेकंड रीजन जो होता है प्रोटेक्शन अम्ब्रेला, यानी कि दूसरों का सहारा।
और ये जो चीज़ होता है ये सबसे बड़ी चेंजिंग बात होती है, क्योंकि बहुत से ऐसे कंट्रीज़ होते हैं जो खुद की आर्मीज़ को नहीं रखते हैं, बल्कि उन्हें और कोई कंट्रीज़ होता है वो प्रोटेक्ट करता है। लेकिन ये जो प्रोटेक्शन दिया जाता है बाहर से कोई कंट्रीज से, वो बिल्कुल भी मुफ्त में नहीं होता है। और यदि एग्जाम्पल तौर पे लेंगे तो वो होता है आइसलैंड। आइसलैंड जो है वो नाटो का फाउंडिंग मेंबर है, और जो आर्टिकल 5 होता है नाटो का, वो ये कहता है कि एक पे अटैक मतलब सब पे अटैक। मतलब बात ये होता है कि यदि कोई भी गलती से आइसलैंड के ऊपर अटैक कर लेता है तो नाटो के जो अगले मेंबर्स है, जैसे कि अमेरिका, फ्रांस, यूके और उसके बाद जो 28 से भी ज़्यादा जो देश है, उन्हें उस जो कंट्रीज अटैक किया है आइसलैंड में उसे लड़ना पड़ेगा। तो इसकी वजह से कौन इतना ज़्यादा रिस्क लेगा। और यदि और एक कंट्री के बारे में बात करेंगे तो कोस्टारिका, जो कि ऑलरेडी अमेरिका की जो इन्फ्लुएंस जोन है उसमें आता है। तो जिसकी वजह से क्या है कि कोस्टारिका को अपनी जो आर्मी की ज़रूरत होता है वो बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि दुनिया की जो सबसे पावरफुल मिलिट्री है उसकी अनऑफिशियली रखवाली कर रहे हैं। उसके बाद जो तीसरी रीजन आता है वो होता है पैसा जो होता है वो मिलिट्री में ना लगा के लोगों में लगाना। देखो, कोई भी कंट्री जो होता है उसको आर्मी रखना मतलब बहुत ज़्यादा महंगा होता है, और वो इसीलिए होता है क्योंकि इक्विपमेंट खरीदना होता है, ट्रेनिंग देना होता है, बेसेस, पेंशन, ये सब कुछ देना पड़ता है, जिसकी वजह से पैसा की जरूरत होता है। अमेरिका की यदि बात करेंगे तो लगभग $800 बिलियन से भी ज्यादा जो पैसा है वो अपनी मिलिट्री के ऊपर खर्चा करता है। और यदि इंडिया के बारे में भी बात करेंगे तो लगभग हजारों करोड़ जो होता है वो अपनी जो मिलिट्री होता है उसके ऊपर खर्चा करता है। और यदि यही बात छोटे देश के बारे में बात करेंगे तो उसके लिए ये जो चीज होता है वो बोझ बन जाता है। और यदि कोस्टारिका के बारे में बात करेंगे तो 1948 में उसने क्या किया, अपनी जो आर्मी है उसको हटा दिया, और जो पैसा बच गया आर्मी को हटाने के बाद उसको एजुकेशन और इसके साथ साथ जो हेल्थ केयर है उसमें लगा दिया। तो आज के टाइम पे उनकी जो लिटरेसी रेट है वो लगभग 97% से भी ज़्यादा है, और जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो लगभग 80 साल से भी ज़्यादा है। तो जब पैसा लोगों की डेवलपमेंट में लगता है तो जो सोसाइटी होता है वो स्ट्रॉन्ग और स्टेबल हो जाता है। और ये जो चीज़ होता है वो इंटरनल सिक्योरिटी देता है, जो कि आर्मी की सेफ्टी से भी कई गुना ज़्यादा होता है। तो उसके बाद जो आता है फोर्थ रीजन, वो होता है न्यूट्रलिटी का पावर। तो दुनिया में कुछ ऐसे देश होते हैं जो कि अलायंस से नहीं बल्कि न्यूट्रलिटी से प्रोटेक्ट होते हैं। ओके, यदि एग्जाम्पल लेंगे तो स्विट्जरलैंड, जो कि लगभग 200 साल से भी ज़्यादा जो ये जो देश है किसी के साथ वार नहीं किया है। 1815 से जो इंटरनेशनल लॉ है उसके तहत उसकी जो न्यूट्रलिटी है वो रिकॉग्नाइज्ड है। ना वो किसी के साथ अलायंस बनाता है और ना ही किसी के बेस को अपने देश में बनाने के लिए देता है, वो सिर्फ न्यूट्रलिटी के साथ अपने जो देश है उसको चला रहा है। और इसीलिए जेनीवा में UN, रेड क्रॉस, WHO सब इसीलिए है क्योंकि जो स्विट्जरलैंड है वो न्यूट्रल है। और स्विट्जरलैंड को अटैक करना इसका मतलब यही होता है कि जो ग्लोबल डिप्लोमेसी है उसको नुकसान पहुंचाना। और जो कोस्टारिका है वो भी अपनी, जैसे कि मैंने आपको बताया, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो आर्मी है उसको परमानेंटली बैन करता है। और जो लास्ट रीजन होता है वो ये होता है कि जो कंट्रीज है उन्हें अटैक करना लायक भी नहीं है। क्योंकि इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो प्रैक्टिकल रीजन होता है वो यही है कि इनको अटैक करने में कोई भी फायदा नहीं है। यदि मोनाको के बारे में बात करेंगे, मोनाको सिर्फ 2 स्क्वायर किलोमीटर का है, ना रिसोर्सेस है ना स्ट्रेटेजिक वैल्यूज है। और यदि हम लोग पैसिफिक आइलैंड में जो कंट्रीज है जैसे कि भानुआतु और समोआ, यहाँ पर सुंदर तो बीचेस है, लेकिन तो ये जो छोटा कंट्रीज है या फिर ये बहुत ज़्यादा दूर में है, जिसकी वजह से ये जो कंट्रीज है वो बिना आर्मी की भी सेफ्टी और प्रोटेक्शन के साथ रहते हैं। तो दोस्तों अब थोड़ा बात करते हैं अनकंफर्टेबल चीज़ों के बारे में। हालांकि ये जो मॉडल हमने अभी सुना ये सुनने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ना कोई आर्मी है, पीसफुल लाइफ है और लोगों के पास पैसा है, लेकिन इसके नीचे कुछ गहरा पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज जो होता है वो छुपा हुआ होता है। तो इस मॉडल के यदि हम लोग असली सच्चाई के बारे में बात करेंगे तो पहला सच आता है फ्री राइडर प्रॉब्लम। और ये जो फ्री राइडर प्रॉब्लम आपको मैंने बताया, ये इसलिए बताया क्योंकि आइसलैंड, कोस्टारिका और जो पनामा, ये जो कुछ कंट्रीज होते हैं और ये लोग जो ग्लोबल सिक्योरिटी सिस्टम का जो फायदा उठा रहे हैं, और वो ऐसे सिस्टम का फायदा उठा रहे हैं जिस सिस्टम के लिए ना वो पैसा खर्चा किए हैं ना ही वो लोग खुद बनाया है। तो ये जो सिक्योरिटी ऑर्डर होता है वो बेसिकली अमेरिका की जो मिलिट्री पावर या फिर जो नाटो है उसके ऊपर टिका हुआ है, जो कि $1 ट्रिलियन हजारों लोगों की जिंदगी का खर्चा है। तो जो बड़े बड़े देश है वो ऐसे छोटे कंट्रीज को फंड करते हैं, उनके लिए लड़ते हैं, लेकिन ये जो छोटे कंट्रीज होते हैं वो लोग मुफ्त में इस चीज़ का फायदा उठा रहे हैं। क्योंकि ये जो आइसलैंड है वो ये खुद मानता है कि जो नाटो के मेंबर वो लोग है ये थोड़ा सा अनयूजुअल है, क्योंकि इनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल ना के बराबर है, लेकिन जो फायदा है वो बराबर है। दूसरा सच ये होता है कि उनके ऊपर जो अम्ब्रेला है, यानी कि जो दूसरे कंट्री उनको प्रोटेक्शन कर रहे हैं, यदि वो लोग हट जाएंगे तो क्या होगा।
तो इसके जवाब में मैं यही कहूँगा कि ऑलरेडी हिस्ट्री में ये जो चीज़ है वो हो चुका है। तो 1990 के दौरान क्या होता है कि जो कुवैत है उसके ऊपर इराक अटैक करता है और कुछ घंटों के अंदर जो कुवैत की जो आर्मी होती है वो टूट जाते हैं। इस अटैक के बाद यदि यूएस और इसके साथ साथ जो कोवालिएशन जो 34 कंट्रीज है वो लोग यदि इस मामले के अंदर नहीं आते तो आज जो कुवैत है वो इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में एग्जिस्ट भी नहीं करती। मतलब अभी आपने जो ये फ्री मॉडल देखा, यानी कि जो फ्री मिलिट्री मॉडल को देखा, तो ये तब तक सही बैठता है जब तक प्रोटेक्टर अटैक करने की कोशिश नहीं करता है, लेकिन जिस टाइम पे वो अटैक करता है ये जो फ्री मिलिट्री मॉडल होता है वो किसी काम का नहीं रहता है। और इसके बाद एक तीसरा सच भी आता है जो कि होता है क्लाइमेट चेंज। तो यदि हम लोग पैसिफिक ओशन की कई मिलिट्री जो फ्री कंट्रीज है उसके बारे में बात करेंगे, जैसे कि भानुआतु, किरिबाती, तुवालू, समोआ, ये जो कंट्रीज है इनकी कोई भी मिलिट्री आर्मी नहीं है, लेकिन वो के ऐसे दुश्मन से लड़ रहे हैं जिसे कोई भी वेपन्स नहीं रोक सकता है, वो है बढ़ती हुई सी लेवल्स। किरिबाती और जो तुवालू है वो मिड सेंचुरी तक लार्जली अनइनहेबिटेबल हो सकते हैं और उनकी जो गवर्नमेंट है वो अभी से दूसरे देशों में जमीन खरीदने की बात कर रहे हैं अपने लोगों के लिए फ्यूचर होम के तौर पे, क्योंकि कोई भी आर्मी समंदर से नहीं लड़ सकता। लेकिन ये जो फ्री मिलिट्री मॉडल है इसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी इस चीज़ का है कि ये जो मॉडल है वो हर जगह अप्लाई नहीं हो सकता है। तो यदि हम लोग हमारे देश इंडिया जैसे कंट्रीज के बारे में बात करेंगे, जो कंट्री न्यूक्लियर आर्म्ड नेवर्स से घिरा हुआ है और 3400 किलोमीटर लंबा चाइना बॉर्डर के साथ है और एक्टिव डिस्प्यूट में है, और आर्मी को यदि हम लोग कम्प्लीटली इंडिया से हटा देते हैं तो ये एक स्ट्रैटेजिक सुसाइड होगा। और ये जो फ्री मिलिट्री अप्रोच है वो उन देशों के लिए काम करता है जो कंट्रीज छोटे होते हैं, ज्योग्राफिकली सेफ पोजीशन में होते हैं, पॉलिटिकली न्यूट्रल होते हैं और किसी के लिए थ्रेट नहीं होते हैं।